ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 58। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था युनचे के शरीर पर फिनिक्स फ्लेम्स अचानक से बढ़ गई। आग का टेम्परेचर और भी बढ़ गया। इस पल वहां मौजूद सभी डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के मेंबर्स ने सेक्ट मास्टर फेंग हेंगकोंग से लेकर एक आम डिसाइपल तक सभी ने अपने शरीर के अंदर फिनिक्स ब्लड को थरथराते हुए फील किया। अब आगे अपना ब्लड एसेंस जलाकर जबरदस्ती युनचे को कंट्रोल करते हुए फंग सिलुओ पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी के बीच उसने अचानक एक डरावनी गर्मी को फटते हुए फील किया। वो पावरफुल फिनिक्स फ्लेम जो उसने अपना ब्लड एसेंस जलाकर हासिल की थी, इस समय एक छोटी नाव की तरह अचानक गायब हो गई, जैसे उसे एक विशाल लहर ने निगल लिया हो। एक बेहद दर्दनाक चीख पूरे अरीना में गूंज उठी। आग की लहरें अचानक फंग सिलुओ की तरफ ढह गईं। आग में लिपटा एक फिगर आग के समंदर से बाहर उड़ा और जोर से उस डिफेंस बैरियर से जा टकराया जिसे कई ओवरलॉर्ड्स ने बना रखा था। फेंग सिलुओ के जले हुए कपड़ों पर बचे हुए गोल्ड के टुकड़ों से डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के मेंबर्स ने पहचान लिया कि ये फेंग सिलुओ ही है। फेंग फेयान जो सबसे करीब था तुरंत उसकी तरफ लपका और अपनी प्रोफाउंड एनर्जी यूज करके फेंग सिलुओ के ऊपर लगी आग को बुझा दिया। फेंग सिलुओ बेहोश था। उसके सारे बाल जल चुके थे और उसकी बॉडी पर गंभीर जलने के निशान थे, लेकिन उसे कोई इंटरनल इंजरीज नहीं हुई थी। फेंग फेयान आसानी से बता सकता था कि युनचे ने जानबूझकर उसे आग के समंदर से बाहर फेंका था, वरना फंग सिलुओ कुछ ही पलों में जलकर मर जाता। लेकिन फंग फेयान के चेहरे पर तुरंत गुस्सा दिखने लगा, क्योंकि फंग सिलुओ की हालत साफ तौर पर ब्लड एसेंस में जलाने का नतीजा था। इसी समय फंग हेंगकोंग एल्डर्स के एक ग्रुप के साथ वहां पहुंचा। उसने पूछा, सिलुओ कैसा है? फंग फेयान ने दांत पीसते हुए कहा, वो लगभग ठीक है, लेकिन उसने अपना ब्लड एसेंस जला लिया है। फंग हेंगकोंग और सभी एल्डर्स के चेहरे तुरंत बदल गए। सभी ने एक साथ चिल्लाया, क्या? फंग हेंगकोंग ने अपनी मुट्ठियां जोर से बांध ली। जिसे वो सबसे ज्यादा रिजेंट कर रहा था वो युनचे नहीं बल्कि फंग सिलुओ था। बचपन से ही फंग सिलुओ के पास अनराइवल्ड टैलेंट था, जिसकी वजह से वो काफी एरोगेंट हो गया था। लेकिन आज उसे एक ऐसा ओपोनेंट मिला जो उससे छोटा था और उससे हार गया। इस हार ने उसकी विल पावर को इस हद तक तोड़ दिया कि उसने अपना ब्लड एसेंस जलाने जैसा पागलों वाला काम कर दिया। हारना शर्मनाक था, लेकिन इससे उसका फ्यूचर खत्म नहीं होता। लेकिन अपना ब्लड एसेंस जलाने का मतलब अपने ही टैलेंट को मार डालना था। डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के लिए यह एक बहुत बड़ा नुकसान था। गुस्से में फेंग हेंगकोंग को अपने इस निराश करने वाले बेटे का गला घोंटने का मन कर रहा था। उसे इस बात से और भी ज्यादा शौक लगा कि फेंग सिलुओ ने अपना ब्लड एसेंस जलाने के बाद भी वो युनचे से पूरी तरह हार गया। युनचे का अचानक बढ़ा हुआ फिनिक्स फ्लेम का बर्स्ट साफ तौर पर वर्ल्ड ओड ऑफ द फिनिक्स के हायर लेवल का था। फंग हेंगकोंग ने गुस्से में कहा, उसे तुरंत इलाज के लिए जेड फिनिक्स हॉल भेजो। फिर उसने नीचे देखा। उसकी आंखों में युनचे के लिए खून की प्यास चमक रही थी। फिनिक्स फ्लेम्स आखिरकार बुझ गई, जिससे युनचे दिखने लगा। वो एक घुटने पर झुका हुआ था और गहरी सांस ले रहा था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी थी। जिस जगह वो खड़ा था वो फिनिक्स स्टेज का मलबा था। ओवरलॉर्ड्स द्वारा बनाया गया बैरियर गायब हो चुका था और एक जली हुई गंध पूरे अरीना में फैल गई। सबके चेहरे पर एक डेज्ड एक्सप्रेशन था। लगभग 3 लाख प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स के पूरे अरीना में किसी ने भी इस नतीजे का अनुमान नहीं लगाया था। उनके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, डिवाइन फिनिक्स एम्पायर हार गया। भले ही फंग हेंगकोंग गुस्से से फटने वाला था, उसने कुछ किया नहीं। यह प्रोफाउंड स्काई 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट था। युनचे ने फंग सिलुओ को फेयर तरीके से हराया था, जिसके 3 लाख लोग गवाह थे। अगर डिवाइन फिनिक्स सेक्ट का सेक्ट मास्टर अब युनचे के खिलाफ एक्शन लेता तो यह उनकी रिस्पेक्ट को बर्बाद कर देता। लेकिन डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के सभी एल्डर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। फेंग फेयान ने युनचे को गुस्से से देखा और कहा, ब्लू विंड के छोटे बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे 14th प्रिंस को चोट पहुंचाने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। युनचे थका हुआ था, लेकिन उसने गुस्से में जवाब दिया, तो क्या हुआ? यह एक मैच है और चोट लगना कमजोर स्किल्स का नतीजा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा डिवाइन फिनिक्स एम्पायर हार बर्दाश्त नहीं कर सकता? यह सुनकर फंग फेयान गुस्से से लाल हो गया। इससे पहले कि वो रिएक्ट करता, सीट से एक और आवाज आई। लिंगजी ने चिल्लाया, सही कहा, अगर स्किल्स की कमी है तो दूसरों को कैसे ब्लेम किया जा सकता है? तुम होते कौन हो युनचे को ब्लेम करने वाले? हुआ मिंगहाई भी जोर से चिल्लाया, सही बात है, यह रूल तुम्हारे डिवाइन फिनिक्स एम्पायर ने ही बनाया था। क्या इसका मतलब यह है कि दूसरे नेशंस के कंटेस्टेंट्स को चोट लग सकती है, लेकिन तुम्हारे डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के किसी को नहीं? उन दोनों की बात सुनते ही
पूरा अरीना हुड़दंगे से भर गया। ब्लू विंड एम्पायर के प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स जोश में चिल्लाने लगे। जल्द ही बाकी 5 नेशंस के लोग भी युनचे के लिए चीयर करने लगे। युनचे का फंग सिलुओ को हराना सिर्फ ब्लू विंड नेशन के लिए नहीं, बल्कि सभी 6 नेशंस के लिए गर्व की बात थी। पलक झपकते ही हुड़दंगा पूरे अरीना में फैल गया। 6 नेशंस के लाखों प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के खिलाफ बोलने लगे। उनका कहना था कि उनके इतने सारे प्रैक्टिशनर्स टूर्नामेंट्स में घायल हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी मामला आगे नहीं बढ़ाया। अब जब डिवाइन फीनिक्स सेक्ट का एक डिसाइपल घायल हुआ तो वो बदला लेने पर उतर आए। उन्होंने डिवाइन फीनिक्स सेक्ट पर हिपोक्रेसी का इल्जाम लगाया और कहा कि युनचे ने तो दया दिखाई, वरना 14th प्रिंस अब तक राख हो चुका होता। सभी 6 नेशंस ने एक साथ मिलकर डिवाइन फीनिक्स सेक्ट को नीची नजरों से देखने की धमकी दी अगर उन्होंने युनचे से बदला लेने की हिम्मत की। और यही वो रिजल्ट था जिसे युनचे देखना चाहता था। डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के ग्रेट एल्डर होने के बावजूद फंग फेयान के चेहरे पर कंफ्यूजन छा गया था। यह उसकी लाइफ में पहली बार था जब उसे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। उसका दिल गुस्से से भरा था, लेकिन उसमें युनचे से जल्दबाजी में निपटने की हिम्मत नहीं थी। अगर उसने कोई कदम उठाया तो इससे 6 नेशंस के प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर वर्ल्ड का गुस्सा भड़क जाता। डिवाइन फीनिक्स एम्पायर को 6 नेशंस द्वारा क्वेश्चन किया जाना एक ऐसी सिचुएशन थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। तभी डिवाइन फीनिक्स क्राउन प्रिंस फेंग सिमिंग खड़ा हुआ। अपनी प्रोफाउंड एनर्जी से शोर को दबाते हुए उसने मुद्दे को मैच के नतीजे से घुमाकर युनचे के ब्लड लाइन और प्रोफाउंड आर्ट्स पर ला दिया। उसने अनाउंस किया, आप सब बेफिक्र रह सकते हैं, हम हार बर्दाश्त न कर पाने वाले लोग नहीं हैं। हम इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि युनचे के पास हमारे सेक्ट का फिनिक्स ब्लड लाइन और वर्ल्ड ओड ऑफ द फिनिक्स कैसे है। ब्लड लाइन और प्रोफाउंड आर्ट्स का लीक होना हमारे सेक्ट का सबसे गंभीर टैबू है। इसमें ग्रेट एल्डर के सवाल उठाने में गलत क्या है। फंग सिमिंग की पावर ने शोर को शांत कर दिया। युनचे ने सर उठाया और टोंट मारते हुए कहा, हे, अब तक तुम यही कह रहे हो। अगर मैं तुम्हारे बास्टर्ड ब्लड लाइन से निकला हूं तो तुम्हारा रॉयल ब्लड लाइन वाला प्रिंस मुझसे कैसे हार गया? असली बास्टर्ड कहलाने लायक कौन है? युनचे के शब्द फंग सिमिंग को चुप करा गए। इससे पहले कि वो कुछ कहता, फेंग हेंगकोंग की आवाज आई। फंग हेंगकोंग ने कहा, शांत हो जाओ, बाकी सब रैंकिंग टूर्नामेंट के बाद सुलझाया जा सकता है। फंग हेंगकोंग अपनी सीट पर लौट गया। उसका चेहरा अजीब तरह से शांत था। उसने युनचे पर नजर डाली और कहा, युनचे, तुमने फंग सिलुओ को हराया है, यह सच में प्रशंसनीय है, लेकिन तुमने एक चीज गलत समझी है। तुमने फंग सिलुओ को हराया है, लेकिन तुमने मेरे डिवाइन फीनिक्स सेक्ट को नहीं हराया है। उसकी आवाज खत्म होते ही 9 लाल सिलुएट्स हवा में उठे और युनचे को घेर लिया। अरीना तुरंत शोर से भर गया। सबको समझ आ गया, युनचे ने सिर्फ फंग सिलुओ को हराया था। डिवाइन फीनिक्स सेक्ट की टीम में अभी भी 9 लोग बाकी थे। युनचे की प्रोफाउंड एनर्जी काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। ये एक वन साइडेड बेशर्मी वाली बैटल होगी, लेकिन इससे रूल्स का कोई उल्लंघन नहीं होगा। डिवाइन फीनिक्स सेक्ट ने अपनी सारी इज्जत खो दी थी और अब वो रैंकिंग टूर्नामेंट भी हाथ से जाने नहीं दे सकते थे। ये युनचे को एलिमिनेट करने का सबसे सही मौका था। 9 फीनिक्स डिसाइपल्स के चेहरे पर गुस्सा था। ये 9 लोग फेंग सिलुओ के बाद सेक्ट के सबसे स्ट्रॉन्ग जीनियसेस थे। उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ फेंग सिलुओ से कहीं ज्यादा थी। एक डिसाइपल ने जलती हुई तलवार के साथ कहा, युनचे, तुमने सिर्फ हमारे 14th प्रिंस को हराया है। अगर तुम हमारे डिवाइन फीनिक्स सेक्ट को हराने के बारे में सोच रहे हो तो तुम दिन में सपने देख रहे हो। युनचे ने तलवार उठाई और मजाक से कहा, 10-1 के खिलाफ, और फिर भी इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट हो। दूसरे डिसाइपल्स ने भी उसे ताना मारा। ब्लू विंड नेशन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि युनचे के अलावा वहां कोई और ढंग का प्रैक्टिशनर नहीं है। ठीक उसी वक्त बाहर से एक अजीब टक्कर की आवाज आई, जिसके बाद एक फीनिक्स डिसाइपल की चीख सुनाई दी, कौन है वहां? आह, दफा हो जाओ! बूम! एक तेज कान फाड़ देने वाली आवाज आई। अरीना की एक दीवार फट गई। मलबे से एक बड़ा सा फिगर बाहर उड़ा। उसकी बिजली जैसी आवाज पूरे अरीना में गूंज उठी। किसने कहा कि ब्लू विंड में कोई नहीं है? ब्लू विंड प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर शिया युआनबा पार्टिसिपेट करने आ गया है। फंग हेंगकोंग ने हल्के से अपना सर उठाया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की शांति गायब हो गई और उसकी आंखों में एक झटके से शौक दिखा। उसके पास खड़ा फंग फेयन भी गुस्से में कुछ करने ही वाला था कि उसकी प्रोफाउंड एनर्जी बीच में ही रुक गई। उसका चेहरा भी हैरानी से भर गया। बैंग की आवाज के साथ उस शख्स के पैरों के नीचे की जमीन टूट गई और दरारों की एक लाइन फैलने लगी, जिसने एक नेशन की ऑडियंस सीट्स को 2 हिस्सों में काट दिया। वहां बैठे प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स डर से पीले पड़ गए। जैसे ही वो लैंड हुआ, युनचे को घेरे हुए 9 फीनिक्स डिसाइपल्स ने एक सुनामी जैसी हवा की लहर महसूस की। वो सब एक साथ 10-20 मीटर दूर जा गिरे।
सिर्फ उसके उतरने के फोर्स ने ही उन 9 थ्रोन्स को पीछे धकेल दिया था। इस इंसान की स्ट्रेंथ कितनी खतरनाक होगी, यह सोच से परे था। आसमान से उतरने वाला इंसान बेहद विशाल था। उसका शरीर किसी मॉन्स्टर जैसा मजबूत था और उसकी उभरी हुई मसल्स मेटल की तरह चमक रही थीं। इस इंसान को देखकर डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के सभी एक्सपर्ट्स के चेहरे पर शॉक था, क्योंकि इसके शरीर से निकलने वाला प्रोफाउंड ऑरा साफ तौर पर टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म बॉट का था। एक ओवरलॉर्ड होना उन्हें इतना शॉक करने के लिए काफी नहीं था। असली शॉक यह था कि उस बड़े से फिगर वाले इंसान के चेहरे पर अभी भी बचपना था। इसका मतलब उसकी उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं थी। एक ओवरलॉर्ड जो 20 साल का भी नहीं था, और वो भी एक मिड स्टेज ओवरलॉर्ड। जब फेंग फेयान और फेंग हेंगकोंग जैसे पीक क्लास एक्सपर्ट्स ने इस सच को समझा, तो वो भी एक पल के लिए सन्न पड़ गए। युनछे, जो उसके सबसे पास था, वो उस हवा की लहर से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने जानबूझकर युनछे की तरफ आने वाली लहर को कमजोर कर दिया था। युनछे धीरे से पीछे मुड़ा और हैरानी से उस फिगर की पीठ को देखा। युनछे पुकारता है, युएन, युएनबा। युनछे की आवाज ने उस विशाल फिगर को हिला दिया। वो धीरे धीरे मुड़ने लगा। उसका शरीर एक्साइटमेंट से कांप रहा था। आखिरकार वो पूरी तरह मुड़ा, जिससे एक्साइटमेंट से बिगड़ा हुआ एक चेहरा सामने आया। ये शिया युएनबा था। 2 साल में शिया युएनबा और भी लंबा हो गया था और युनछे के सामने एक जायंट लग रहा था। उसके लुक्स मैच्योर हो गए थे और उसके ऑरा में एक दबाव डालने वाला एहसास था। लेकिन युनछे उसके साथ ही बड़ा हुआ था। एक नजर में ही वो एक दूसरे को पहचान सकते थे। शिया युएनबा कहता है, ब्रदर इन लॉ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसकी आंखों से तुरंत आंसू बह निकले। वो कांपती हुई आवाज में चिल्लाया, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। इसके बाद वो आगे बढ़ा और अपने विशाल फिगर से युनछे से लिपट गया। लाखों लोगों के सामने जोर जोर से रोने लगा। युनछे ने मुस्कुराते हुए कहा, युएनबा, ये सच में तुम हो? शिया युएनबा भी वही कहता है, ब्रदर इन लॉ, ये सच में तुम हो? उसके आंसू रुक नहीं पा रहे थे। जब उसने जिंदा युनछे को अपनी आंखों से देखा, तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। लिंगजे उस जायंट को देखता है और एक अजीब सी चीख मारता है। हुआ मिंघाई पूछता है, क्या हुआ? कौन है वो इंसान? लिंगजी हैरान था। उसने शिया युएनबा को पहले देखा था जब उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ एलिमेंट्री प्रोफाउंड रेल्म को पर थी। लिंगजे के लिए वो उसकी लाइफ का सबसे खराब एप्टीट्यूड वाला इंसान था। अब उसका ऑरा जमीन हिला देने वाला था। यह बदलाव इतना बड़ा था कि वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। लिंग कुन के चेहरे पर भी एक्सट्रीम हैरानी थी। यह सिंहान जो अब तक लापरवाह था, उसकी भी भौहें सिकुड़ गईं। लिंग कुन ने यह सिंहान से कहा, यंग हॉल मास्टर, अगर मैं कहूं कि 2 साल पहले इस इंसान की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ सिर्फ एलिमेंट्री प्रोफाउंड रेल्म पर थी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यह सिंहान मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है एल्डर लिंग कुन को भी ऐसे बेकार मजाक करना आता है। फेंग फेयान ने हवा में शिया युएनबा से पूछा, तुम आखिर हो कौन? लेकिन उसने अभी भी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। इतनी कम उम्र के एक ओवरलॉर्ड के लिए वो सिर्फ एक ही जगह सोच सकता था, सेक्रेड ग्राउंड्स। तभी स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू खड़े हुए और मुस्कुराकर बोले, ये बच्चा इस बूढ़े का आखिरी क्लोज्ड डोर डिसाइपल है। अपने एक रिश्तेदार को देखकर उसने अपने इमोशंस खो दिए। मुझे उम्मीद है कि आपके अजीम सेक्ट को बुरा नहीं लगा होगा। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू के बोलने पर फेंग हेंगकोंग भी जल्दी से खड़ा हो गया। उसने हैरानी से पूछा, तो ये स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू का डिसाइपल है? मैं जान सकता हूं इस साल आपके अजीम डिसाइपल की उम्र क्या है? स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू हल्के से मुस्कुराए, मेरा प्यारा डिसाइपल इस साल 18 साल का हो गया है। जब 18 साल ये शब्द कहे गए, तो फेंग हेंगकोंग और डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के ग्रेट एल्डर्स के चेहरे शौक से पीले पड़ गए। फेंग हेंगकोंग ने हैरान आवाज में कहा, जैसा कि स्पिरिचुअल मास्टर के डिसाइपल से उम्मीद थी, सिर्फ 18 साल की उम्र में वो पहले से ही एक ओवरलॉर्ड के रियल्म पर है। उसके फ्यूचर की अचीवमेंट असीमित हैं। जब 18 साल और ओवरलॉर्ड जैसे शब्द सबने सुने, तो हर कोई सन्न पड़ गया। लिंगजे हकलाते हुए बोला, ओव ओव ओवरलॉर्ड। हुआ मिंघाई ने ठंडी सांस ली। 18 साल, ओवरलॉर्ड, क्या मजाक है? फिर उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि बॉस युन अचानक ही खतरे से बाहर निकल गया है। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू ने शिया युएनबा से कहा, युएनबा, अपने इमोशंस को शांत करो और आकर फीनिक्स सेक्ट मास्टर को प्रणाम करो। शिया युएनबा के इमोशंस स्थिर हो गए थे। वो पीछे मुड़ा, लेकिन उसकी नजर हवा में मौजूद 9 फीनिक्स डिसाइपल्स पर घूमी। वो चिल्लाया, पहले क्या तुम ही लोग थे जो कह रहे थे कि ब्लू विंड में और कोई नहीं है?
और मेरे ब्रदर इन लॉ पर तुम 9 के 9 एक साथ हमला करना चाहते थे। तो आगे आओ और मेरा सामना करो, आओ। जैसे ही शिया युनबा की नजर उन पर पड़ी, उसकी आंखों से दिखने वाले रौब ने उनके दिलों को झंझोड़ दिया। उसकी दहाड़ती आवाज बिजली जैसी थी। जैस्मिन की आवाज भी हैरानी से भरी हुई थी। वो कहती है, उसके टायरैनिकल एम्परर्स डिवाइन वेन्स सच में अवेकन हो गए हैं। उसने पहले सोचा था कि उसकी पर्सनैलिटी के कारण यह नामुमकिन है, लेकिन सच्चाई उनकी आंखों के सामने था। ज़िया युएनबा के टायरैनिकल एम्परर्स डिवाइन वेन्स सच में अवाकन हो चुके थे। शिया युएनबा की ताकत के सामने 9 फीनिक्स डिसाइपल्स डर से कांप रहे थे। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू ने उसे नीचे आने को कहा, लेकिन शिया युएनबा ने नहीं माना। उसने कहा, मैं जानता हूं, मैं ब्लू विंड नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ लड़ूंगा, इसमें गलत क्या है? फंग फेयान ने गुस्से में कहा, 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट सिर्फ 7 नेशंस के प्रैक्टिशनर्स के बीच होता है। तुम एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुरी के मेंबर हो, तुम ब्लू विंड नेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फंग फेयान के दबाव के बावजूद शिया युएनबा ने जवाब दिया, मैं असल में एक ब्लू विंड नेशन का ही नागरिक हूं, मैं क्यों नहीं लड़ सकता? स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू ने बेबस होकर कहा, मेरा डिसाइपल सच में ब्लू विंड नेशन से है। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। ये युनचे और अब ये 18 साल का ओवरलॉर्ड भी दोनों ब्लू विंड नेशन से थे। फंग फेयान ने सिर हिलाया, गलत। जब से वो एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुरी में है, वो अब सैंक्चुरी का मेंबर है और किसी भी नेशन का नहीं। फंग फेयान की बात खत्म होते ही शिया युएनबा तुरंत स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू के सामने घुटनों पर बैठ गया। वो बोला, मास्टर, मैं आपसे मास्टर डिसाइपल का रिश्ता तोड़ना चाहता हूं और एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुरी छोड़ना चाहता हूं। शिया युएनबा के इस काम ने सबके होश उड़ा दिए। एक बेवकूफ भी समझ सकता था कि वो युनचे के लिए कितना कुछ महसूस करता था। युनचे के साथ लड़ने के लिए उसने बिना हिचकिचाए एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुरी से सारे रिश्ते तोड़ने चाहे। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, युएनबा, तुम क्यों? शिया युएनबा ने साफ साफ कहा, डिसाइपल के लिए ब्रदर इन लॉ उसके माता पिता जितने ही इंपॉर्टेंट हैं। डिसाइपल खुद को खो देगा, लेकिन अपने प्यारे लोगों को नहीं खो सकता। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू को अब शिया युएनबा को साथ लाने पर अफसोस हो रहा था। अगर शिया युएनबा सच में सैंक्चुरी छोड़ देता तो यह एक बेहद बड़ा नुकसान होता। इसी वक्त एक हाथ शिया युएनबा के कंधे पर आया। युनचे ने उसे थपथपाया और कहा, युएनबा, उठ जाओ, तुम्हें मेरे लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इन लोगों से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। शिया युएनबा मुड़कर कहता है, लेकिन वो युनचे की हालत देख सकता था। साफ था कि उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ आधे से ज्यादा कम हो चुकी थी। अगर यह लड़ाई हुई तो उसकी जान भी जा सकती थी। युनचे ने सिर हिलाते हुए कहा, रिलैक्स रहो, मैं सच में काफी हूं। मैं आखिरकार तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूं। मैंने कब तुम्हें निराश किया है? शिया युएनबा की आंखों में उसकी अंदर की कशमकश दिख रही थी। उसे याद आया कि युनचे ने बार बार नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। उसके अंदर युनचे के लिए एक अंधा विश्वास था। शिया युएनबा ने जोश से सिर हिलाया, ठीक है, तो मैं नीचे इंतजार करूंगा। ब्रदर इन लॉ, आपको संभल कर रहना होगा। शिया युएनबा नीचे उतरकर स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू के पास चला गया। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू भी अंदर ही अंदर थोड़ी जलन महसूस करने लगे। जब वो उसे बुला रहे थे तो उसने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही युनचे ने कहा, वो चुपचाप चला गया। साथ ही उनके दिल में हैरानी भी पैदा हुई। युनचे ने शिया युएनबा को जाने क्यों दिया? अपनी अब की हालत में वो उन 9 डिसाइपल्स को हरा ही नहीं सकता था। डिवाइन फिनिक्स के लोग जो पहले उदास थे, अब राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन फंग हेंगकोंग और फेंग फेयन के चेहरे गंभीर हो गए। युनचे को मरना ही था। अब जब युनचे के पास इनडायरेक्टली एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुरी से एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला आ गया था, उसे मारने का कारण और भी मजबूत हो गया था। अगर उन्होंने आज इस टूर्नामेंट के दौरान उसे सही तरीके से नहीं मारा तो बाद में उसे मारना बेहद मुश्किल हो जाएगा। युनचे ने अपनी बॉडी सीधी की और ड्रैगन फोर्ट को फिर से पकड़ लिया। पूरा अरीना शांत हो गया। किसी को विश्वास नहीं था कि वो 9 थ्रोन्स के कॉम्बिनेशन को हरा सकता है। बिना शिया युएनबा के प्रेशर के फिनिक्स डिसाइपल्स फिर से युनचे पर दबाव बनाने लगे। ठीक उसी वक्त उन सबके कानों में फंग हेंगकोंग ने खुद एक साउंड ट्रांसमिटेड मैसेज भेजा, तुरंत पूरी पावर से फिनिक्स डोमेन एक्टिवेट करो, उसे 9 डोमेन्स की ताकत से जला दो, उसे सरेंडर करने या किसी और के बचाने का कोई मौका मत देना, अभी। इसी वक्त फंग हेंगकोंग की आवाज उन 9 डिवाइन फिनिक्स डिसाइपल्स की रूह में दाखिल हुई। वो तुरंत उसका इरादा समझ गए। उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई और उनके शरीर से लाल रंग की आग निकलने लगी।
उन 9 के 9 का ब्लड लाइन एक ही था और उन्होंने वही वर्ल्ड ओड ऑफ द फिनिक्स कल्टीवेट किया था। इसलिए वो अपने फिनिक्स डोमेन को बिल्कुल एक ही समय पर एक दूसरे पर परफेक्ट ओवरलैप करते हुए रिलीज कर सकते थे। की आवाज के साथ किसी के रिएक्ट करने से पहले ही खून जैसी लाल आग का एक विशाल समुंदर ए के सेंटर में फैल गया। ऐसा लगा जैसे एक जलता हुआ सूरज अचानक फट गया हो। अरीना में सबकी आंखें खून के रंग से चमक उठीं, जैसे पूरी दुनिया लाल हो गई हो। आग की लहरें इतनी आतंक मचा रही थीं कि उसने युनचे और फंग सिलुओं की लड़ाई में बनी आग के समुंदर को भी छोटा साबित कर दिया। और इस भयानक जहन्नुम जैसी आग के समुंदर के ठीक बीच में युनचे था, जो पूरी तरह से उसमें डूब चुका था। एक मौत जैसी शांति के बाद पूरा अरीना डर से चिल्ला उठा। कई प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स पहचान गए कि यह डिवाइन फिनिक्स सेक्ट का हावी फिनिक्स डोमेन ब्लोबेंडर था। जब 9 फिनिक्स डोमेन्स एक साथ ओवरलैप हुए तो किसी को शक नहीं था कि एक असली मोहपिन ओवरलॉर्ड ही भी अगर बेखबर पकड़ा जाए तो बुरी तरह जल जाएगा। डिवाइन फिनिक्स सेक्ट का यह काम साफ तौर पर युनचे को तुरंत मारने के लिए था, ताकि किसी को रिएक्ट करने का मौका न मिले। फंग हैंगकांग के होंठ थोड़े हिले। फंग फेयन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उनकी नजरों में युनचे बिना किसी शक के मर चुका था। श्या युएनबा पुकारता है, ब्रदर इन लॉ। वो अभी अभी स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू के पास पहुंचा था। जलती हुई गर्मी ने उसके शरीर को भी हल्का सा जला दिया। उसने अचानक अपना आपा खो दिया और एक दहाड़ मारी। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू ने अपना हाथ उठाया और उसे पकड़ लिया। वो कहते हैं, रुको। अचानक उस जलते हुए ए के अंदर से एक गूंजती हुई फिनिक्स की चीख आई। आग का समुंदर अचानक से फट गया और एक विशाल गैप दिखाई दिया। उस गैप में से एक फिनिक्स का फैंटम आसमान में उड़ गया। ये एक पूरा फिनिक्स का फैंटम था। उसका शरीर लाल था। उसके आग वाले फिनिक्स विंग्स 30 मीटर से ज्यादा चौड़े थे और उस फिनिक्स के फैंटम के दिल में युनचे का फिगर था। फंग हैंगकांग जोर से खड़ा हो गया और हैरानी से चिल्ला उठा, क्या? युनचे की कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ फिनिक्स का फैंटम आसमान में कई 100 मीटर ऊपर उड़ गया। इसी वक्त एक आवाज गूंजी, डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के लोगों, अपनी आंखें खोलो और देखो कि असली वर्ल्ड ओड ऑफ द फिनिक्स क्या होता है। युनचे के शरीर पर फिनिक्स फ्लेम्स दीवानों की तरह जलने लगीं। फिनिक्स का फैंटम बड़ा और डेंस हो गया, जैसे एक असली फिनिक्स आसमान में उड़ रहा हो। उस विशाल फिनिक्स के फैंटम ने जैसे एक टूटा हुआ तारा हो नीचे हमला कर दिया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने एक पूरा बना हुआ असली दिखने वाला फिनिक्स का इल्यूजन देखा था, जैसा कभी किसी फिनिक्स डिसाइपल ने भी नहीं देखा था। स्पेस पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो गया। जहां भी फिनिक्स के पंख गुजरते वहां न बुझने वाली आग लग जाती। एक अजीब सा डरावना प्रेशर डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के सभी मेंबर्स की सोल पर बेरहमी से दबाव डाल रहा था, जिससे उनका फिनिक्स ब्लड लाइन कांपने लगा। यह सिर्फ रेल्म का प्रेशर नहीं था, यह उनके ब्लड लाइन पर भी प्रेशर था। फंग सुएर फंग हैंगकांग के पास खड़ी हैरानी से चिल्लाई, एम्पीरियन डांस ऑफ द फिनिक्स विंग। फंग हैंगकांग कांप गया। एम्पायरियन डांस ऑफ द फिनिक्स विंग, वर्ल्ड ओड ऑफ द फिनिक्स का 5वां स्टेज जो ब्लू विंड में गायब हो गया था। इस बार युनचे असली एम्पायरियन डांस ऑफ द फिनिक्स विंग इस्तेमाल कर रहा था, एक ऐसी प्रोफाउंड स्किल जो एक पल में पूरे प्लेनेट को मिटा सकती थी। फंग फेयान नीचे के 9 फिनिक्स डिसाइपल्स को चिल्लाकर कहता है, जल्दी बचो इससे। लेकिन वो 9 जो सोच रहे थे कि युनचे को जलाकर मार देंगे, पूरी तरह से पीले पड़ गए थे। उन पर गिरने वाला ऑरा एक ऊंचे पहाड़ जैसा था, जिससे उन्हें लग रहा था कि उनके शरीर कभी भी कीमा बन जाएंगे। उनकी इच्छा, पावर और होश भी पूरी तरह से दब चुके थे। बूम की आवाज हुई। फिनिक्स का फैंटम नीचे गिरा और पूरा फिनिक्स वर्ल्ड एक पल के लिए कांप गया। फिनिक्स डोमेन फट गया। खून जमा देने वाली चीखें सुनाई दी, क्योंकि 9 फिनिक्स डिसाइपल्स खून से लथपथ होकर दूर फेंक दिए गए। जिस जगह पर फिनिक्स स्टेज था, वहां अब एक बेहद गहरा और डार्क गड्ढा बन गया था। इससे पहले कि कोई उन्हें बचा पाता, उस डार्क गड्ढे से आसमान को छूने वाली आग का एक गोला फटा। बेहद गर्म फिनिक्स फ्लेम्स जो खूबसूरत पंखुड़ियों की शेप में थीं, गुस्से से एक विशाल जलते हुए लोटस में खिल गईं और तुरंत उन 9 फिनिक्स डिसाइपल्स को निगल गईं। फंग सुएर फिर से चिल्लाई, यह स्टार स्कॉर्चिंग डीमन लोटस है। एक बेहद खूबसूरत 300 मीटर चौड़ा जलता हुआ लोटस ए के सेंटर में खिला था। जो एल्डर्स उन डिसाइपल्स को बचाने दौड़े थे, वो वहीं रुक गए। उनके दिल जोर से कांप रहे थे। यह एक अनजान डर था जो उनके ब्लड लाइन के लेवल तक था। यह एक पूरा स्टार स्कॉर्चिंग डीमन लोटस था, जिसमें 36 नहीं, पूरे 108 पंखुड़ियां थीं। सब खाली नजरों से देख रहे थे। 4 सेक्रेड ग्राउंड्स के लोग खड़े हो गए।
जायुआनबा का मुंह इतना खुला कि उसकी ठुड्डी जमीन को छूने वाली थी। फिंग हैंगकांग के होंठ लगातार थरथरा रहे थे। डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के बाहर वालों के लिए यह सिर्फ एक पावरफुल अटैक था, लेकिन उनके लिए ये जैसे आसमान और जमीन का पलट जाना था। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो। साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना।